गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 का मैथ 9 ए प्रश्नमाला पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस अध्याय का नाम है बीजगणित। इसके पहले मैंने सारा वीडियो आपके पास भेजा है, आपने उसको देखा भी है और उसका लाभ भी उठाया है। फिर आज नया वीडियो बाबू मैं आपके पास भेज रहा हूँ, बीजगणित। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर कि बीजगणित क्या है, बीजगणित की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बीजगणित शब्द क्या है, इसके बारे में कुछ हम लोग जांच लें, उसके बाद हम लोग अध्याय पे चलेंगे। तो सबसे पहले आप कहते हैं बीजगणित क्या है। तो बीजगणित बाबू एक व्यापक अंक गणित ही है। बीजगणित एक व्यापक अंक गणित ही है जिसमें संख्याओं को अक्षरों से निरूपित किया जाता है। बीजगणित एक व्यापक रूप से अंक गणित का ही अंग है जिसे हम संख्याओं को अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि सारा परिभाषा, सारे प्रश्न का हल मैंने आपके व्हाट्सएप पर पहले ही भेज चुका हूं। अगर किसी बच्चे के पास यह नहीं है तो हमें कॉल करें, मैं पुनः उसको रीसेंड करूँगा। आप अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत काम का चीज़ है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या कि बीजगणित को अलजेब्रा भी कहते हैं। बीजगणित को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा भी कहते हैं। और अलजेब्रा शब्द एक अरब गणितज्ञ जो थे मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज्म के किताब से, जो किताब 1825 ईस्वी में लिखी गई थी, उनके वो लिखित किताब से अलजेब्रा शब्द को लिया गया है। ये कौन थे भाई, एक अरब के गणितज्ञ थे। कहाँ के थे बाबू, अरब के गणितज्ञ थे मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज्म। इनकी एक किताब थी 1825 में प्रकाशित हुई और उस किताब से हम लोग अलजेब्रा शब्द लिए हैं। उसके बाद हमारे देश में भी महान गणितज्ञ थे, बीजगणित के गणितज्ञ आर्यभट्ट। हमारे देश में भी एक महान गणितज्ञ कौन हुए, आर्यभट्ट, जिनकी अपनी रचना थी पुस्तक आर्यभट्ट तंत्र। आर्यभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, आर्यभट्ट तंत्र। इसमें इन्होंने बीजगणित पे प्रकाश डाला है, बीजगणित के बारे में बताया है। इनके बाद एक बीजगणित गणितज्ञ हुए, भारत के ही थे, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने भी बीजगणित पर प्रकाश डाला है। और आते हैं मुख्यतः बीजगणित की जो विकास हुई वो यूरोप में हुआ। मुख्यतः जो आपको बीजगणित की जो विकास हुई वो कहाँ हुई, यूरोप में हुई, और जिसका आधार अरब देशवासियों का था। और बीजगणित के समस्या को हल करने के लिए, इसके मैथ को बनाने के लिए हम लोग यूनानी वर्णमाला जो होती है ABCD XYZ या अल्फा बीटा गामा, इन सारे संकेतों का प्रयोग करके बीजगणितीय समस्याओं को हल करते। तो अब पार्ट्स के संदर्भ में बस इतना चीज था। इन सारी चीजों को मैंने आपके पास पहले ही भेज चुका हूँ, आप उसको पढ़ें, वीडियो देखें और समझें। अब हम चलते हैं 9A प्रश्नमाला पे। देखिए अब हम आगे 9A प्रश्नमाला पे, क्लास 6 मैथ 9। ये बहुत आसान चैप्टर है, बड़े बहुत अच्छा लगेगा बनाने में आपको। पर आपके पास 4 रोटियां हैं और आपने X रोटियां पकाते हैं। अब आपके पास कितनी रोटी, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 4 रोटी मेरे पास पहले थी और उसमें हम X रोटी और पका लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, 4 + X रोटी हो गई कि नहीं। जैसे मानते हैं 5 रोटी आपके पास है और 2 रोटी और आप बना लेते हैं, तो 5 × 2 = 7 हुआ।
इसी तरह 4 रोटी मेरे पास पहले से थी और x रोटी मैंने और पकाया, तो मेरे पास शेष कितनी बच गई भैया? x प्लस 4 प्लस x। बहुत आसान है भाई, एक शब्द का आंसर इसमें है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। दो संख्याएं 3 और a है, इनका योगफल। तो 3 और a का योगफल, 3 और a को जोड़ दिए, समान पद रहेगा तो जुटेगा नहीं, तो जैसे है वैसे हम छोड़ देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। रमेश के पास 10 रुपया है और 3 रुपया खो देता है। आपके पास 10 रुपया है और इसमें से 3 रुपया इसमें से कहीं गुम हो जाता है आपसे। मान लेते हैं कि आपके पास 10 रुपया है और 4 रुपया उसमें से कहीं आपसे खो गया, तब कितना शेष बचा? कि कहिएगा सर 10 में से 6 माइनस कर देंगे, जो बचेगा। तो उसी तरह अगर आपके पास 10 रुपया है और 3 रुपया उसमें से खो गया, तो 3 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा आपका राशि बचेगा। उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है किसी गुणा में गुण्य और गुणक दिया है तो गुणनफल निकालना है। तो गुण्य और गुणक यानी 7 गुण्य है और 6 गुणक है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 यानी 7 6 42। उसके बाद 4 गुणे x। देखो जब गुना है तो गुना में 4x हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ क्यों नहीं कर दिए 3a? क्योंकि इसके बीच में गुना छिपा रहता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 प्लस a ही दिखाएं, न कि 3a लिखेंगे। ठीक है। उसी प्रकार आप 5 में जितना जो दिया एक दूसरे में आपस में गुना कर देंगे तो इसका हल हो जाएगा। आप आते हैं 6 नंबर। 6 में कह रहा है कि भाजक और भाज्य दिए हुए, आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं भाई? भाज्य। इसको कहते हैं भाजक और ये होता है भागफल, और नीचे वाला जो शेष बच जाता होता है शेषफल। तो भाजक और भाज्य दिया है तो भागफल निकालना। देखिए अगर मानते हैं भाजक 4 दिया है, भाज्य 4 12 दिया है, तो 4 क्या 12, भागफल 3 हो गया कि नहीं? तो आप इसको भाग के रूप में भी दिखा सकते हैं या बट्टा के रूप में भी लिख के कटा सकते हैं। तो देखेंगे 6 का 1 नंबर, तो ये लिख देंगे हम 12/4, यह हो जाएगा भागफल 3। x/5, x/5 कितना ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं कटेगा, समान पद में नहीं है। 3 में दिया हुआ आपको a b दिया है, a और b, भाज्य क्या होगा? भाज्य, तो b/a। इस प्रकार भागफल निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। संख्या a और b के योगफल के 1/3 को लिखना है। a और b के योगफल का 1/3 हो गया आंसर। आज में कर रहे हैं a में b को घटाइए और परिणाम को 7 से भाग दीजिए। a में संख्या b को घटाइए, a में संख्या b को घटा दिए, अब जो आया उसमें 7 से भाग दीजिए। बोलिए कहीं परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान मैथ है। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। वह संख्या लिखिए जो m और n के गुणनफल से 10 अधिक है। तो संख्या बराबर और m और n के गुणनफल से, m गुणे n गुणनफल से 10 अधिक है, प्लस 10। वह संख्या लिखिए जो m और n के गुणनफल से 10 अधिक हो गया। 10 नंबर का वह संख्या लिखें जो x और y के गुणनफल से z कम है। तो
तो संख्या बराबर x और y के गुणनफल से z कम है। बोलिए कोई दिक्कत हुई आपको? जी नहीं। चलिए आगे हम फिर बढ़ते हैं। इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मैंने पहले ही आपके पास भेज दिया है जी। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका फिर से हल भेज दूंगा। जी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग x है और में एक संख्या m है तो दूसरी संख्या जी। तो मान लेते हैं बाबू दो संख्याओं का संख्या x है और उसमें एक संख्या m है तो m घटा देंगे, जो बचेगा वो दूसरी संख्या हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं दो संख्याओं का योग 10 है, उसमें से एक संख्या 3 है जी। तो 3 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी जी। इसलिए दो संख्याओं का योगफल x है, उसमें से एक संख्या m है, तो योगफल में से एक संख्या घटाते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। जी। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। x और 7 का योगफल y है, x y और x के पदों में लिखिए। और x और 7 का योगफल x और 7 का योगफल y है, तो पर x और y के पदों में लिखें। तो आप इसको लीजिए x प्लस y आके माइनस y और प्लस 7 जाके माइनस 7 हो गया, x y के पदों में हो गया। x में y से भाग देने पर प्राप्त संख्या में 7 जोड़िए। x और x में y से भाग दीजिए, x भागा y और इसमें 7 जोड़िए। 14 में कह रहा हूं आपको सीता की वर्तमान उम्र x वर्ष है, 3 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी? तो वर्तमान उम्र जो दिया है उम्र बराबर x वर्ष, और आपसे पूछा है 3 वर्ष पहले की उम्र। तो x में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 वर्ष पहले की उम्र आ गया कि नहीं आपको? एक वर्ष बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी? फिर पूछा है एक वर्ष बाद की उम्र। तो अभी x वर्ष है और एक वर्ष बाद एक वर्ष में हो जाएगा कितना? 15 रुपया में 100 पैसे, 1 रुपया में 100 पैसे, x रुपया में कितने पैसे होंगे और y पैसे में कितने रुपये होंगे? चलिए यहां तक आप देखिए, तीनों आगे बढ़ते हैं। एक रुपया में 100 पैसे, एक रुपया में कितने पैसे? चूंकि एक रुपया बराबर 100 पैसा, इसलिए x रुपया बराबर 100 गुने x पैसा, यानी कि जितना रुपया कहिएगा उसमें हम 100 से गुना करेंगे। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा, 3 रुपया में 300 पैसा, 4 रुपया में 400 पैसा और 1 रुपया में x गुने 100 पैसा, यानी जितना रुपया रहेगा उसमें हम 100 से गुना करके पैसा निकालेंगे। y पैसे में कितने रुपया? अब आप देखते हैं, इसलिए y पैसे बराबर y बटा 100 रुपया। देखो रुपया को पैसा बनाने के लिए 100 से गुना किया जाता है,
रुपया को पैसा बनाने के लिए 100 से गुना किया जाता है और पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो जब भी रुपया को पैसा में कहेगा तो 100 से गुना कीजिएगा और पैसा को रुपया कहेगा तो 100 से भाग कीजिएगा। तो इस तरह से आपका एक प्रश्नमाला खत्म होता है। आप इस प्रश्नमाला का वीडियो और नोट्स के माध्यम से स्वयं स्टडी कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसके बावजूद भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे फ़ोन करके बताएं, मैं फिर से उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। और फेयर बाबू, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी फेयर को कंप्लीट करें। स्कूल खुलने के बाद कोई बच्चा यह न कहे कि सर मुझे 1 दिन का समय दिया जाए, मैंने फेयर नहीं किया। ठीक है, थैंक यू।